नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केसवानी। इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव सुनील श्रीवास्तव के अलग अलग 16 ठिकानों पर टैक्स चोरी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। आप सोचिए, चुनाव के सिर्फ 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के निजी सचिव के यहाँ इस छापेमारी के क्या राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। दरअसल केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है, लगता है कि वो पूरी तरह से फ्री हैंड होकर किसी भी शख्स को नहीं छोड़ने के मूड में है, इसकी परवाह किए बगैर कि इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। सुनील श्रीवास्तव हेमंत सोरेन के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब उनकी पत्नी के राजनीतिक फैसलों के लिए सुनील श्रीवास्तव को सरकारी तौर पर अधिकृत कर दिया गया था। उनका भाषण लिखना और उनकी राजनीतिक गतिविधियों की दशा दिशा तय करना सुनील श्रीवास्तव के ही जिम्मे था। छापेमारी के बारे में जो शुरुआती जानकारी मिली है वह यह है कि लाखों करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है, बेनामी संपत्तियां बनाई गई है। जाहिर तौर पर इसकी आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक जीवन पे पड़ेगा। वैसे झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया के ठिकानों पर भी ऐसी छापेमारी हुई थी। सिलसिलेवार ढंग से हुई इस छापेमारी के बाद भूपेश बघेल का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सौम्या चौरसिया के बारे में जो ताजा खबर मिली है वह यह है कि ईओडब्ल्यू ने जेल में रहते ही उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और विशेष अदालत से 10 दिन की रिमांड भी प्राप्त कर ली। सौम्या चौरसिया करीब 2 साल से जेल में है। लोग यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जब भूपेश बघेल की वो उप सचिव थी, सुपर सीएम की तरह काम कर रही थी, तो अभी तक भूपेश बघेल के ऊपर इसकी आंच क्यों नहीं नजर आ रही है। हालांकि भूपेश बघेल कई अन्य मामलों में घपले घोटालों के आरोपी हैं। यहाँ यह स्वाभाविक सा प्रश्न है कि यदि मुख्यमंत्री के सचिव या उप सचिव गिरफ्तार होते हैं, उनके विरुद्ध छापेमारी होती है, वो कुछ भी कार्रवाई अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के नॉलेज में कर रहे होंगे, सब कुछ उनके देखरेख में कर रहे होंगे। उनकी जानकारी में किए गए ऐसे अपराध के लिए बड़े सफेदपोश किस तरह से बच जाते हैं, यह देश के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। खासकर यदि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो सौम्या चौरसिया की नियुक्ति और उनकी गतिविधियों पर यदि गौर किया जाए कि जिन दिनों छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार थी, जिस पाटन इलाके से भूपेश बघेल चुनकर आते रहे, वही सौम्या चौरसिया एसडीएम हुआ करती थी और बाद में उनके ही घर के निकट भिलाई 3 चरोदा नगर पालिका परिषद में सीएमओ बना दी गई। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल क्या पुरानी सरकार से अपने संबंधों का फायदा उठा रहे थे, क्योंकि भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया की जो करीबियां थी वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही पता चली कि किस तरह से एक राज्य प्रशासनिक अधिकारी को भूपेश बघेल इतना पावरफुल बना चुके थे। कहा तो यह भी जाता है कि सौम्या चौरसिया अपने घर भी नहीं जाती थी, सीएम हाउस में ही लगातार रहती थी, वहीं से पूरे राज्य के बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को डिक्टेट किया करती थी। यहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग में ही सौम्या चौरसिया की चलती थी। फिलहाल 2 दिसंबर 2022 को जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब वो कोल स्कैम वाला मामला था। उसके बाद एक के बाद एक कई और मामले उनके विरुद्ध दर्ज होते गए। उनके साथ पुराने आईएएस समीर बिश्नोई और रानू साहू भी जेल में हैं, जिन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसी साल 2 जुलाई को पुरानी आईएएस रानू साहू और समीर बिश्नोई के साथ सौम्या चौरसिया के खिलाफ 3 नई एफआईआर दर्ज की गई है। सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सौम्या चौरसिया ने भूपेश बघेल के करीब रहते हुए कितनी संपत्तियां इकट्ठी की होगी? इसका सही आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है। जांच एजेंसियां छापेमारी के दौरान जिन संपत्तियों को इकट्ठा कर पा रही है, जिन बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर पा रही है, उसी की जानकारी दी जा रही है। ना मालूम कितनी बेमानी संपत्तियां इकट्ठा की गई होगी। सौम्या चौरसिया के पास से शुरुआत में ही करीब 150 करोड़ की संपत्तियां और नकदी, बेशकीमती जवाहरात और अनेक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
सौम्य चौरसिया की गिरफ्तारी को लेकर कोई सामान्य आदमी भी अनुमान लगा सकता है कि इसमें भूपेश बघेल साफ तौर पर संलिप्त रहे होंगे। बीते विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनके विरुद्ध 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टा गैंग से एक्सटॉर्शन मनी लेने का आरोप लगा और इसी साल मार्च में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। वो नामजद आरोपी हैं, लेकिन बार बार प्रश्न खड़ा होता है कि यदि वो एफआईआर के अनुसार आरोपी हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, और यदि गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आखिर उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जनता जानना चाहती है। लोगों के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि भूपेश बघेल और किन किन मामलों में आरोपी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी ढेर सारे मामले लंबित हैं, एक एक कर फाइल खुल रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन वाली विष्णुदेव साय की सरकार बने अभी 1 साल का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा सरकार के ऊपर ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। लोगों को उम्मीद है कि सख्त और बड़े कदम उठाए जाएंगे। अपेक्षा इसलिए भी है क्योंकि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की ओर से योजनाओं को लेकर जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया गया, तब उस समय भूपेश बघेल से भी काफी अपेक्षाएं थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने बता दिया कि प्लास्टिक के फूल में सेंट छिड़क देने से वो ओरिजिनल नहीं हो जाता। जनादेश भाजपा के पक्ष में गया, इसलिए जाहिर तौर पर अपेक्षा भी मौजूदा सरकार से ही होगी। मौजूदा सरकार जिस तरह से मातारी वंदन योजना और 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी की अपनी बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सफल हुई है, इसका खामियाजा भी अन्य योजनाओं के लिए चुकाना पड़ रहा है। आम जनता का सीधा सा प्रश्न है, यदि चुनावी वादे किए हैं तो उसे पालन करना भी होगा। खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं से यह मांग है कि 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया था। भले ही वो वादा चरणबद्ध नियुक्तियों को लेकर होगा, लेकिन अभी सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका असर साफ साफ सरकार की कार्यशैली पर भी पड़ता है। ऐसे दबाव के बीच बलौदा बाजार की घटना हो, चाहे लोहारडी की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो, तमाम घटनाओं को लेकर सरकार के सामने बड़े प्रश्न खड़े किए जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी बड़ी घटनाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता संलिप्त पाए गए, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार हमले किए जाते रहे। ऐसे ही हमलों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नया तरीका इजाद किया गया है। वो तरीका है पोस्टर का, जैसा कि इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, जिसे सौम्य चौरसिया की नई गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पोस्टर में लिखा है, आज नहीं तो कल सदा मिलता है कर्मों का फल। यहाँ कर्मों के फल को लेकर पोस्टर जारी किया गया है, तो ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले कल में कुछ और बड़े फल सामने आने वाले हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसमें पाटन की कुरुड्डी की भी वो संपत्ति है। कुरुड्डी वही गांव है जिसे भूपेश बघेल का पैतृक गांव बताया जाता है। इसी गांव में सौम्य चौरसिया ने भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, जमीन खरीदी। नामी बेनामी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है कि भारतमाला परियोजना की सड़क यहीं से गुजरने वाली है, इसलिए जमीनों की कीमत बढ़ गई। किसानों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए औने पौने में सौम्य चौरसिया ने भी जमीन खरीदी और कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों ने भी जमीनें खरीदी। न केवल कुरुड्डी बल्कि दुर्ग जिले के नागपुरा के सामने में भी प्रॉपर्टी खरीदी। तमाम ऐसी जगह है जिसकी सूची सामने आ चुकी है। यहाँ आप छुपाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन यदि तार सीधे तौर पर भूपेश बघेल से जुड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद गिरफ्तारियां होगी। जिस तरह से एक के बाद एक प्रभावशाली पुराने प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नई नई एफआईआर दर्ज हो रही है और देवेंद्र यादव जैसे कांग्रेस के विधायक जेल में बंद हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट में जमानत की सुनवाई 13 नवंबर को होने वाली है। ऐसे प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उनका जमानत नहीं होना, ये बताता है कि जिसकी भी गिरफ्तारी हो रही है पूरी तैयारी के साथ हो रही है, फुल प्रूफ प्लान के साथ हो रही है। ऐसे में भूपेश बघेल हो या मोहम्मद अकबर, इनका भी नंबर आ सकता है। हमारे पास जो ताजा इनपुट है और पुष्ट जानकारी है, उसके अनुसार जांच एजेंसी अपने आगे की कार्रवाई को इतना मजबूत कर लेना चाहती है कि गिरफ्तार होने के बाद ऐसे सफेद पोत कम से कम आसानी से तो नहीं छूटेंगे। बदले हुए हालात में उम्मीदों से लदी हुई
छत्तीसगढ़ की नई सरकार पर स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं भी ज्यादा थी। जब अपेक्षाएं ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से दबाव भी ज्यादा होगा। आरोप लगे कि पुराने सीनियर विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया तो कुछ अनुभव की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे। इसमें क्या सच्चाई है ये एक अलग समीक्षा का विषय हो सकता है। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार को 1 साल होने जा रहे हैं तो भिलाई में अमित जोश का एनकाउंटर होता है। बदले हुए हालात में इस एनकाउंटर के काफी गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां बनी कि विष्णुदेव साय सरकार में हुआ पहला एनकाउंटर। अमित जोश के बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग थानों में उसके विरुद्ध 35 से ज्यादा मामले मुकदमे दर्ज है। कानून से ऊपर उठकर लोगों में दहशत फैलाने वाले ऐसे लोगों का ऐसा ही हाल होना चाहिए। लोग तुलना करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा का भी साफ तौर पर असर नजर आ रहा है। समय समय पर ऐसे एनकाउंटर और बड़ी कार्रवाई की समीक्षा अखबारों से पहले सोशल मीडिया में हो जाती है। सोशल मीडिया के दौर में खासकर युवा वर्ग अपनी एक अलग ही समीक्षा प्रस्तुत करता है। भिलाई के वैशाली नगर इलाके के चर्चित विधायक रिकेश सेन का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वो एक अलग ही अंदाज में एक युवक का जबड़ा पकड़कर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बाद में से लेकर सफाई भी आती रही। फिलहाल वो वीडियो देखिए और आप ही इसकी समीक्षा कीजिए। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देवदास सुनना हुए नेता सोशल मीडिया में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर दक्षिण से जहां उपचुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का रवैया देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि संगत का कितना बुरा असर पड़ता है। यहाँ से वोट मिले, मैं जीतो ना हारो, ये चुनाव के बाद पूरा प्रदेश में आग लगाऊं मैं, पूरे प्रदेश में। बल्ला हमारे कांग्रेस पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं है, फालतू छाप कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस पार्टी का आदमी हो ही सके। 1 नंबर के चोर है वो, कोई कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हो। आकाश शर्मा जिस इकबाल सिंह राजा भल्ला को चोर बता रहे थे, दरअसल वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसे लेकर बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों ने आई सपोर्ट बीएम नामक एक इंस्टा आईडी से यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कांग्रेसी मन के 4 चिनारी, चोरी, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और रंगदारी। सोशल मीडिया का दौर है। यदि प्रभावशाली नेता मीडिया को किसी तरह मैनेज भी कर ले तब भी मौजूदा हालात में कुछ नहीं छिपता। बेहद संवेदनशील विषयों पर लोग अब खुलकर बात करते हैं, लैंड जिहाद हो या लव जिहाद। ऐसा एक वीडियो जयपुर से सामने आया है जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य किसी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। लव जिहाद का यह मामला आपको चौंका देगा, जिसमें दावा किया गया है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग से जुड़ी हुई एक लड़की के साथ जयपुर के एक युवक ने लव जिहाद किया, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, करोड़ों की उसकी जमीन 30 लाख में बिकवा कर उसे घर से निकाल दिया। उस शादीशुदा लव जिहादी का नाम मोहम्मद अली बताया गया, जो कि एक जिम ट्रेनर है। उसने अपनी शादीशुदा होने की जानकारी छुपाई। लव जिहाद कैसे होता है इस लड़की से और विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है लव जिहाद है? सर लग ही रहा है लव जिहाद है। पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया। इनके कहने से मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, रोजे रखने स्टार्ट कर दिए और बुरखा भी पहनाने बोला। मैंने कोई बात नहीं, इसकी भी हरगिज़ नहीं करी कि कोई बात नहीं, उनके धर्म में जैसे रहते वैसे रहूँगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे पैसे लेने के बाद मुझे इतना मजबूर करेंगे। और इनकी पहले शादी हुई थी, ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह पेट में रह गई थी। इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उस जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है धोखा देकर या अपना मजहब छुपाकर शादी करना, प्रलोभन देकर शादी करना और उसे अपने मजहब में लाना, इस तरह से मतांतरण या धर्मांतरण को लव जिहाद कहा जाता है। इस बारे में काफ़ी तीखी बहस होती रही है। ऐसे तमाम विषयों को हम लगातार उठाते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि राजनेता सुधर जाए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।